हाँ जी दोस्तों, तो ये एरिया हमारा आएगा प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेगा सेक्शन नंबर 55। प्रेफरेंस शेयर्स की इश्यू की भी बात की जाएगी और यहाँ पे रिडेम्पशन की भी बात की जाएगी। उसको लेके जो प्रोविजन है वो सारे डील करेगा आपका इकलौता सेक्शन नंबर 55। अब इसकी जो कंडीशन है प्रोविजन है उससे पहले आपके मॉड्यूल के अंदर एक चार्ट दिया गया है, देख लेते हैं। सच ये सेक्शन का पार्ट नहीं है बट एक रेफरेंस के थ्रू आपको दिया गया है कि कितने टाइप्स के आपके शेयर हो सकते हैं। तो अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें उसके बेसिस पे तो आपके क्यूमुलेटिव होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटरी होते हैं एंड नॉन पार्टिसिपेटरी होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब कि जिनका डिविडेंड मरता नहीं है उनका डिविडेंड उनको बाद में भी दिया जाएगा, अगर किसी साल लैप्स हो गया तो भी उनको वो अगले साल मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल में मिलना था उसी साल मिलेगा, नहीं मिला तो उसके बाद वो क्यूमुलेट नहीं होता, नेक्स्ट ईयर उनको पे आउट नहीं होता। पार्टिसिपेटरी मतलब जो कि हमारे बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड नॉन पार्टिसिपेटरी जो नहीं कर सकते। उसके बाद बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, मतलब जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो नंबर 1 इज ऑब्वियसली कन्वर्टेबल एंड नंबर 2 इज नॉन कन्वर्टेबल, मतलब कि वो प्रेफरेंस शेयर जिसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कन्वर्टेबल, एंड नॉन कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, तो उसमें दो टर्म आते हैं आपके, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिसको रिडीम किया जा सकता है और जिसको रिडीम नहीं किया जा सकता। रिडीम का बेसिक मतलब होता है रीपेमेंट, जब उसका टेन्योर है वो पूरा हो जाने के बाद उसकी रीपेमेंट कर देना, दैट इज रिडेम्पशन। ठीक है, अब इसको लेके कुछ प्रोविजन है, तो सेक्शन 55 के प्रोविजन है। आप ध्यान रखें जितने भी हमने इस टाइप के सेक्शन पढ़े, चाहे ये वाला सेक्शन हो चाहे इससे पीछे के सेक्शन हो, उसके रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होकर आता है, केस स्टडी की फॉर्म में चाहे जैसे भी आए, आपको उसका आंसर ना बुलेट्स में देने हैं। मतलब उसके जो प्रोविजन आपको लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, बुलेट्स के अंदर लिखने हैं कि लाइक ये प्रोविजन है, फिर केस स्टडी का अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस देते हुए अपना कंक्लूजन कोट कर देना आपको। तो द थिंग इज कि जो आपके आंसर के टर्म्स होते हैं, जो आपके कंडीशंस, जो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, वो सारे आपको एक एक करके एक एक बुलेट के अंदर लिखना है। उसको पैराग्राफ में नहीं लेके आना, ना ही उसको सब सेक्शन के साथ कोट करना है। आपको उसको बुलेट्स के अंदर इजीली लिख सकते हो, कोई इसके अंदर परेशानी नहीं है। सेक्शन का रेफरेंस है वो आपको टॉप पे दे देना होता है, कुछ कुछ हद तक जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो पहला इसके अंदर बात करते हैं कि सेक्शन 55 क्या कहता है। तो पहली बात करता है कि भैया कंपनी जो है वो जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, जैसे हमने टाइप्स में देखा रिडीमेबिलिटी के अंदर कि रिडीमेबल भी होता है, इररिडीमेबल भी होता है, लेकिन जो सेक्शन 55 है वो सीधा सीधा कहता है कि भैया आप जो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे वो सिर्फ वही करोगे जो रिडीमेबल होने चाहिए। मतलब कि इररिडीमेबल जो है वो अलाउड नहीं है। ऐसा प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं करोगे जो कि रिडीम ही ना किया जा सके, जिसकी लाइफ इनडेफिनिट हो, ऐसा नहीं है। आपको रिडीमेबल भी करना है। अब रिडीमेबल करना है तो उसके लिए पीरियड आपको क्लैरिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि भैया आप जो प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे उसकी जो मैक्सिमम लाइफ होगी वो कितनी होगी, 20 साल। मतलब कि एक प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया उसकी लाइफ 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस में। लेकिन जब ये बात आती है किसी भी केस में तो उसको लेके एक एक्सेप्शन आ गया। मतलब कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में डील करती है तो उस 20 साल को बढ़ा के उनके लिए कर दिया गया है कितना, 30 साल, 30 ईयर्स। मतलब कि पहली बात तो आपको इरिडीमेबल इशू ही नहीं करना है, मतलब जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे वो रिडीमेबल होंगे। अब कितने सालों में रिडीम होंगे, तो इन जनरल कहा गया 20 सालों में। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई कंपनी ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है तो उसके लिए लाइफ कितनी हो जाएगी, 30 साल। और साथ ही में शर्त एक और क्या डाल दी गई, शर्त क्या बेसिकली ऑप्शनल है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर चाहे तो आपको 20 साल के बाद जो 21वां साल आएगा उस टाइम से आपको 10% का रिडेम्पशन शुरू कर देना है। लेकिन ये ऑप्शनल है। किसके ऊपर ऑप्शन डाला गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऊपर, कि अगर वो कहते हैं तो 20 साल के बाद जो 21वां साल होगा और उसके बाद जो चलता जाएगा 10% करके आपको इसको रिडीम करना शुरू कर देना है, बट एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करते हैं, राजी होते हैं इसके ऊपर, तो वो रिडेम्पशन को, इसको प्रोसेस को चलाना पड़ेगा 30 साल से पहले, मतलब 20 साल के बाद 21वें साल से। चलिए, तो ये इसकी लाइफ की बात हो गई। फिर कहा जाता है कि शेयर्स को जो रिडीम किया जाएगा वो सिर्फ किया जाएगा प्रॉफिट से। मतलब क्या हुआ कि अब इसको जरा समझो, ये प्रैक्टिकली आपने किया हुआ है, इसका भी प्रैक्टिकल चैप्टर आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर। अब जब शेयर्स की रिडेम्पशन करते हैं तो रिडेम्पशन लेके बेसिकली क्या प्रोविजन आता है कि प्रेफरेंस शेयर जब मैं रिडीम कर रहा हूं तो मेरा शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अब रिड्यूस करने के लिए हम कैपिटल इंटैक्ट मेंटेन करने के लिए कहा जाता है अकाउंट्स के अंदर कि आपको कैपिटल को उतना ही मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करने के दो जरिए हैं। नंबर 1 कि आप जितना रिड्यूस हो रहा है उतना ही इशू कर दो। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर अगर आपका कम हो रहा है तो या तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो या तो इक्विटी शेयर इशू कर दो, कोई ना कोई शेयर कैपिटल इशू कर दो, तो भी वो मेंटेन हो जाएगा, पहला कैटेगरी। दूसरा कि अगर आप इशू नहीं कर सकते तो आपको उतने का ही सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिडेम्पशन है वो दो ही चीजों से हो सकता है, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है सीआरआर बना लेना, कि आपके पास इतना अवेलेबल फंड होना चाहिए, फ्री रिजर्व होना चाहिए जिससे कि आप सीआरआर क्रिएट कर लो, नंबर 1। और नहीं तो आप प्रोसीड से कर सकते हो, फ्रेश इशू के प्रोसीड से। जो भी आप नया इशू करोगे किसी भी टाइप का शेयर, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, उसका जो पैसा आया उससे भी आप रिडीम कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। तो दो ही चीजें, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा या तो आउट ऑफ फ्रेश प्रोसीड्स होगा। ठीक है, चलिए,
तो ये आ गया। फिर आप बात करता है कि रिडेम्पशन जो होंगे शेयर्स के, वो ऑब्वियसली बात है वो पहले फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि सपोज 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, उसमें अपने 8 ही रुपए कॉल्ड अप थे अभी तक, तो आपको रिडेम्पशन करने से पहले उनसे 2 रुपए लेने पड़ेंगे। मतलब कि 20 साल की लाइफ थी, सपोज आपने 2 रुपए मांगे ही नहीं, तो 20वां साल जब रिडेम्पशन की बारी आएगी तो पहले आपको उनको फाइनल कॉल मंगानी पड़ेगी 2 रुपए की जो अनपेड थी, और उसके बाद ही जाके आप रिडेम्पशन का प्रोसेस कर सकते हो। अनकॉल्ड अप अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में नहीं हो सकता, उसको फुल्ली पेड अप आपको बनाना ही पड़ेगा। फिर आवाज आती है सीआरआर की, जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया कि आपका जो बेसिकली है वो उस प्रपोर्शन में आपको सीआरआर मेंटेन करना होता है। किस प्रपोर्शन में करना होता है, इस पे एक बार और ध्यान दो। सपोज करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा रिडीम हो रहा है जो कि 10 लाख रुपए का, हाँ, उस पर 20% का प्रीमियम, मतलब टोटल पेमेंट जो हमें करनी है वो 12 लाख रुपए करनी है। अब आपको 2 लाख रुपए से फिलहाल यहां ध्यान नहीं देना, 2 लाख जो प्रीमियम है उसका डील अलग किया जाएगा। फिलहाल बात करेंगे 10 लाख की, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर मेरा जो 10 लाख का कम हो रहा है, तो मेरे को फ्रेश इशू अगर सपोज मैं 4 लाख का करता हूं तो सीआरआर जो मुझे है वो 6 लाख का बनाना पड़ेगा। फ्रेश इशू अगर 5 लाख का है तो सीआरआर 5 लाख का बनेगा। फ्रेश इशू अगर 8 लाख का है सीआरआर 2 लाख का बनेगा। फ्रेश इशू अगर पूरे 10 लाख का है तो सीआरआर बनेगा ही नहीं, और फ्रेश इशू अगर 0 होगा तो पूरा 10 लाख का सीआरआर बनेगा। कहीं पे भी कैलकुलेशन में सीआरआर और फ्रेश इशू की कैलकुलेशन में आपको प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना होता। प्रीमियम की चर्चा नहीं होती, यहां बात हो रही थी नॉमिनल अमाउंट से, जो रिडीम किया जा रहा है उसका नॉमिनल अमाउंट क्या है, उससे हम कैलकुलेशन बनाते हैं कि सीआरआर बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा। ठीक है, उसके इसमें आपको प्रीमियम को वहां पे सम्मिलित नहीं करना होता, तो आपको एक सीआरआर अकाउंट बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपका बनता है फ्रेश रिजर्व से। नाउ बात आती है क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब कुछ क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 133 को कंप्लाई करती है, उसकी प्रॉपर कंप्लाइज चलती है। तो इसके ऊपर कुछ खास नहीं है, इसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है, जो आप प्रीमियम का अमाउंट है, उस प्रीमियम को अमाउंट से कहां से मेट कर सकते हो। तो उसको मेट कहां से किया जाता है, तो जनरल सिनेरियो में कहा जाता है कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसको आउट ऑफ प्रॉफिट पे करोगे। मतलब जो आपका प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स हैं, उस प्रॉफिट से उसको मेट किया जाएगा जो आप प्रीमियम लौटा रहे हो, जैसे कि पीनल का अमाउंट हो गया, जनरल रिजर्व का अमाउंट हो गया। लेकिन अगर बात करें कि प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम जो है, उसके लिए कहा जाता है कि उसकी जो रीपेमेंट है, उसका जो प्रीमियम का अमाउंट आपका जा रहा है, वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी दे सकते हो, जो कि आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के प्रोविजन में पढ़ा था। वहां पर आपने क्या देखा था कि अगर प्रीमियम पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, तो वहां पे भी उस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इन जनरल सिनेरियो में कहा जाता है कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है दैट कैन बी मेट आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। लेकिन यहां पे साथ में एक एडिशनल बात प्रोवाइजो के अंदर आ जाएगी, मतलब प्रोवाइडेड के अंदर आ जाएगा कि उस टाइम पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपका स्टार्टिंग वाला है, जो आपके अगर बैलेंस शीट में अवेलेबल है, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात करता है। इन शॉर्ट आपको ये पता लगना है कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होगा दैट कैन बी मेट आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलिए जी, फिर इसके बाद बात आती है कि अब एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि सपोज करो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि आपने रिडीम नहीं किया और उसकी डेट आ गई, मतलब उसका टेन्योर खत्म हो गया, अब आपके पास पैसे भी नहीं है डिविडेंड पे करने के, आप डिविडेंड पे भी नहीं कर रहे हो, ना ही उसकी रिडेम्पशन कर रहे हो, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी? तो कंपनी को उस केस में क्या करना होता है, जाके रिक्वेस्ट करनी होगी उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिनकी रिडेम्पशन की डेट आ गई है, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर जी हमें परमिशन दो कि हम नया इशू कर सकें, मतलब फ्रेश इशू कर सके प्रेफरेंस शेयर्स को। अब ऑल्दो हमारे पास पैसा नहीं है आपको लौटाने के लिए, ना ही डिविडेंड देने के लिए पैसा है, तो उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3/4 का, कम से कम 3/4 का मतलब 75%। तो आपके अगर 3/4 अप्रूवल आ जाते हैं, फिर दूसरा आप अप्रूवल लेने जाओगे ट्राइब्यूनल से। ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी आपका, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा टर्म एनसीएलटी, उसको शॉर्ट में ट्राइब्यूनल कहा जा रहा है। तो ट्राइब्यूनल से हम अप्रूवल लेंगे। अगर ये दोनों अप्रूवल आ जाती है तो आप फ्रेश फर्दर इशू कर सकते हो। फर्दर इशू कितना करोगे? जितना आपको लौटाना है, जितना लौटाना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अलोंग विद डिविडेंड, मतलब उनकी जो आपको पेमेंट करनी है, और अगर कुछ डिविडेंड अनपेड होगा तो वो भी पे करना पड़ेगा। तो उसका टोटल अमाउंट जितना भी बनता है उतना आप फ्रेश इशू करके पैसा मार्केट से ले सकते हो इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और उससे उनकी भरपाई कर दोगे। सिंपल समझ में आता है कि अगर मैं पैसे नहीं लौटा पा रहा हूं अपने प्रेफरेंस का डिविडेंड, और ना ही मैं उनका डिविडेंड दे पा रहा हूं, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेरे डिविडेंड आपकी रिडेम्पशन की मोड पे आ गए हैं और आप उसको रिडीम नहीं कर पा रहे, नंबर 1, और ना ही उनका रेगुलर डिविडेंड पे कर पा रहे हो, तो इस केस में आपको उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 3/4 अप्रूवल की जरूरत है, ट्राइब्यूनल के अप्रूवल की जरूरत है। दोनों अप्रूवल अगर आपको मिल जाती है तो उस केस में, मतलब दोनों की कंसेंट अप्रूवल मिल जाती है, तो उस केस में आप फ्रेश इशू कर सकते हो फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स को, मतलब नए प्रेफरेंस शेयर्स को, और उनसे पैसा आएगा, उससे आप उसको पेमेंट कर दोगे। कितना करोगे? तो जितना आपकी लायबिलिटी है
प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलॉन्ग विद डिविडेंड, उतना आप फ्रेश इशू करके ये काम कर सकते हो। अच्छा, ये सिनेरियो में बेसिकली हुआ क्या कि उतने ही प्रेफरेंस कम हुए जितने प्रेफरेंस आपके बढ़े, तो इसलिए इस अप एंड डाउन को ना ही इंक्रीज इन शेयर कैपिटल माना जाता है, ना ही डिक्रीज इन शेयर कैपिटल माना जाता है, क्योंकि ना ही डिक्रीज हुआ ना ही इंक्रीज हुआ, ये कहीं ना कहीं ऑफसेट हो गया। तो एक जनरल टर्म है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगी। साथ में और क्या कहा गया कि भैया जो ट्राइब्यूनल अप्रूवल देगा, तो ट्राइब्यूनल अप्रूवल देगा तो उसको ध्यान में क्या रखना है, उसमें ध्यान में उनको भी रखना है जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है। डिसेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि 3/4 की अप्रूवल आपको चाहिए। सपोज करो 3/4 नहीं, मैं मानता हूं 90% ने अप्रूवल दे दी, लेकिन 10% ने तो नहीं दी ना अप्रूवल। जब 10% ने अप्रूवल नहीं दी तो आप फ्रेश इशू करने से पहले उसको इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जो 10% होंगे आपके, उन 10% को आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। इसकी ऑर्डर कौन देगा आपको, ट्राइब्यूनल देगा। मतलब कि आपको नया इशू करने की अप्रूवल देने से पहले ट्राइब्यूनल आपको ऑर्डर देगा कि जो जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया, जिसको बोलते हैं डिसेंटिंग होल्डर्स, तो उन डिसेंटिंग होल्डर्स को आपको तुरंत पे करना है, फोर्थविथ उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आप फिर उसके बाद इशू कर सको, वो आपके मौजूद नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो ये ट्राइब्यूनल ध्यान रखेगा कि भैया अगर कोई डिसेंटिंग है, सपोज 100% का अप्रूवल आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मिनिमम 75 चाहिए आपको, हो सकता है आपके पास 75 का ही अप्रूवल आया हो, तो 25% को आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा अगर आप इशू करना चाहते हो तो। इसी पूरी बात को थोड़ा सा चार्ट में बता दिया गया कि इनेबल टू रिडीम या पे डिविडेंड, अगर दोनों चीज में अनेबिलिटी है आपकी, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, 3/4 मेजोरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल से। दोनों मिल जाता है तो इशू कर सकते हो फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स और फोर्थविथ पे टू डिसेंटिंग, आपको तुरंत अत्यंत शीघ्र तरीके से आपको डिसेंटिंग वाले लोगों को पे करना पड़ेगा। फिर ये क्लैरिफिकेशन वाली लाइन आई कि भैया ये जो इशू हुआ या रिडम्पशन हुआ, इसको हम ना ही इंक्रीज मानेंगे ना ही डिक्रीज, मतलब रिडक्शन मानेंगे अपने शेयर कैपिटल के अंदर। बेसिकली इसको कुछ एज्यूम नहीं किया जाता, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन है। नाउ एक लास्ट प्रोविजन क्या आया कि भैया जो आपने सीआरआर मेंटेन किया, इसको अब क्या करें। सीआरआर हमारे बुक्स में तो आ गया, हमने सारा प्रोसीजर समाप्त कर लिया। अब सीआरआर के पैसे को क्या किया जा सकता है, इसको कहां यूटिलाइज किया जा सकता है, तो इसके लिए भी आपका सेक्शन 55 क्लैरिफाई करता है क्या कि जो सीआरआर का पैसा है इसको आप कहां यूटिलाइज कर सकते हो। इसको यूटिलाइज कर सकते हो आप बोनस शेयर इशू करने के लिए। फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर आपको कभी इशू करना हुआ इन फ्यूचर, तो उस सीआरआर के पैसे को वहां यूटिलाइज किया जा सकता है। आपने अकाउंट्स के अंदर इसको प्रैक्टिकली एंट्री के अंदर भी किया होगा। तो ये लास्ट प्रोविजन था आपका सेक्शन 55 का, जो कि बात करता है कि सीआरआर जो आपने क्रिएट किया अंडर दिस सेक्शन, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 55, और यहां से लेकर हमारा एक पूरा सिनेरियो वाला खत्म हो जाता है, जो 52 से शुरू हुआ था और 55 पे खत्म हुआ।